हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से अपने चैनल टोटल स्टूडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम जो है चैप्टर नंबर 2 गोस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है कंटिन्यू कर रहे थे। और हमने जो है पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एरिया वेक्टर क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। गाइस, मैंने आपको बताया था आपको क्या करना, तीनों टॉपिक अच्छी तरह यानी कि बाय हार्ट होने चाहिए। आज हम पढ़ेंगे गोस थ्योरम कि गोस थ्योरम क्या होती है। गोस थ्योरम के बारे में आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। और गोस थ्योरम में बता रहा, जो हमारी गोस थ्योरम है वो 12th के स्टूडेंट के लिए, 12th स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क का कह सकते हो आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 95% चांस है इसके कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 95% हमारा क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि गोस थ्योरम क्या चीज होती है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये क्या चीज होती है गोस थ्योरम, मैं अभी बता रहा हूँ गोस थ्योरम क्या चीज होती है हमारी। देखो, अगर मैं क्या करूँ गोस थ्योरम के बारे में बताऊँ, हमारा जो टॉपिक है वो है गोस थ्योरम। हिंदी में हम इसे कहते हैं गोस की प्रमेय। गोस की प्रमेय। अब गोस की प्रमेय क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो गोस थ्योरम होती है, मैंने आपको कल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया था। तो जो हमारी गोस थ्योरम होती है वो हमारा क्या, एक क्लोज्ड सरफेस है ऐसे है। तो इस क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, इस क्लोज्ड सरफेस तक जो पासिस थ्रू होने वाला फ्लक्स है और इससे एसोसिएटेड जो चार्ज है उसके बारे में एक रिलेशन बताती है हमें गोस थ्योरम। क्या बताती है? जो हमारी क्लोज्ड सरफेस है इससे कितना फ्लक्स पासिस थ्रू हो रहा और इसमें ठीक है कितना चार्ज प्रेजेंट है उसके बारे में हमें एक रिलेशन बताती है। अब वो क्या रिलेशन है हम उसके बारे में अभी डिस्कस कर रहा, क्या रिलेशन है वो। तो देखो वो रिलेशन क्या है। देखो, मैं गोस थ्योरम की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो देखो, मैं पहले वही पॉइंट बात लिख रहा कि ताकि आपको जो है नोट्स जो है प्रॉपर मिले कि गोस थ्योरम, गोस थ्योरम, ठीक है, गोस थ्योरम डिफाइन ए रिलेशन, ठीक है, डिफाइन ए रिलेशन, ठीक है, ठीक है, रिलेशन इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through any closed surface and the linked charge to the surface, closed surface, to the closed surface। तो गाइस देखो, मैंने क्या बात लिखी, मैंने कहा कि हमारा जो गोस थ्योरम है वो हमें क्या बताती है कि हमारे क्लोज्ड जो सरफेस है, ठीक है, हमारा जो क्लोज्ड सरफेस है उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू हो रहा और ठीक है इससे जो हमारा जो चार्ज है यानी कि प्लस क्यू माइनस के क्यू जो हमारा चार्ज है, ठीक है, इसके बारे में एक रिलेशन बताती है। अब वो रिलेशन क्या है, यानी कि गोस थ्योरम की जो स्टार्ट होती है, गोस थ्योरम वहीं से स्टार्ट होती है। आप इसे नोट कर लो एक बार। मैं फिर गोस थ्योरम जो है कंटिन्यू स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो, गोस थ्योरम के बारे में बता रहा कि मैं गोस थ्योरम क्या चीज होती है। अगर मैं गोस थ्योरम देखो क्या रिलेशन बताती है इसके बारे में बता रहा कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through any closed surface कि the electric flux passes through any closed surface is equal to the net charge, is equal to the net charge of, ठीक है, the electric flux passing through any closed surface is equal to the, sorry guys, is equal to the 1 upon के epsilon naught times to the net charge, to the नेट चार्जेस, ठीक है, चार्जेस आएगा, चार्ज नहीं आने का, ठीक है, यानी कि जो हमारा, ठीक है, नेट चार्ज होगा यानी कि जो एवरेज चार्ज होगा उसका क्या होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स पासिस थ्रू होगा। कितना होगा, यानी कि फाई इज इक्वल टू कितना होगा 1 अपॉन के एप्सिलॉन नॉट टाइम्स
चार्ज का, ठीक है, तो चार्ज का, ठीक है, जो हमारा क्लोज्ड सरफेस है उस तक कितना फ्लक्स पासिस थ्रू होगा, यानी कि जो हमारा नेट चार्ज होगा, यानी कि हमारे, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस से, यानी कि जो, ठीक है, एसोसिएटेड चार्ज होगा उसका क्या होगा, हमारा 1/ε0 टाइम्स फ्लक्स पासिस थ्रू होगा। ये हमें गोस थ्योरम ने बताया कि हमारा इससे इतना फ्लक्स पासिस थ्रू हो रहा। अब देखो ये सब प्रूफ भी करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब प्रूफ भी करना पड़ेगा। हमें स्टूडेंट इसे प्रूफ करवा रहा, आप इसकी एक बार डेफिनेशन नोट कर लो, फिर मैं इसे प्रॉपर तरीके से प्रूफ करवा रहा, और इसका प्रूफ ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो है जैसे कि 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो लगभग अप्रोक्सीमेट 1 नंबर में तो फॉर्मूला और डेफिनेशन होगी, और 2 नंबर में क्या होगा, इसका प्रूफ होगा, ठीक है, 2 नंबर में क्या होगा, इसका प्रूफ होगा। तो आप इसे नोट कर लो एक बार, ये नोट डाउन कर लो आप इसे, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं इसका प्रूफ की बात कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रूफ कर रहा हूँ इसका। तो देखो स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है, ऐसे किसी भी शेप का आप ले सकते हो क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। ये प्रॉपर नहीं है कि हम सॉलिड ही ले, वो स्फीयर ही लेंगे, हम सर्किल ही लेंगे, नहीं, कोई भी क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए, बस कंडीशन है कि सरफेस क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। और ठीक है, और हमने क्या लिया, देखो इस क्लोज्ड सरफेस में हमने क्या लिया, एक पॉइंट चार्ज ले लिया, ठीक है, एक ओ पॉइंट पर हमने एक +q चार्ज लिया, हमने क्या लिया, एक +q चार्ज लिया। ये +q चार्ज हम इस सरफेस में कहीं भी ले सकते हैं, ओवरऑल कहीं भी ले सकते हैं, ऐसे नहीं कि हमने सेंटर पे लिया या इधर लिया, ये चार्ज कहीं भी इस पूरे सरफेस में हम कहीं भी, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखो हमने क्या लिया, इस सरफेस पर हमने एक पॉइंट P लिया भैया, ये क्या है, हमारा पॉइंट P है। तो देखो जो पॉइंट P है जो सरफेस पे है, ऐसे नहीं कि मैंने अंदर है, देखो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता रहा, जैसे कि हमारा एक सरफेस है, ऐसे क्लोज्ड सरफेस है, तो देखो मैंने क्या लिया, ये पॉइंट P लिया यहाँ से, ठीक है, ध्यान रखो, ये पॉइंट P लिया, इसके अंदर जो चार्ज है उससे ये पॉइंट P लिया, ठीक है। अब देखो इसके अराउंड क्या है, ये ऐसे, इसके अराउंड क्या है, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है। अब मैंने क्या करा, इस पॉइंट P के अराउंड, ये ऐसे, इस P के अराउंड यू क्या है, हमारा स्मॉल एरिया एलिमेंट है, क्या है हमारा, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है। अब देखो स्मॉल एरिया एलिमेंट है, यू डी है। अगर मैं इस चार्ज को, ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, देखो ओ पॉइंट P से मिलाऊं, तो इसकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, इसके बीच की डिस्टेंस है r, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, देखो ये हमने क्या लिया, स्मॉल एरिया एलिमेंट जो है, मैं अगर इसकी डायरेक्शन दिखाऊं तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, इस पर क्या होगा, इस पर खींचा गया परपेंडिकुलर होगा। देखो ऐसे, एक बार फिर मैं आपको एग्जांपल दे रहा, जो सरफेस है, तो जो इस पर जो परपेंडिकुलर होगा, देखो ऐसे परपेंडिकुलर है, ये सरफेस कुछ ऐसे है, तो इस पर परपेंडिकुलर कुछ, देखो मैं इस पर, देखो ये परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ठीक है। तो इस पर मैं क्या कर रहा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, ये ऐसे, ये हमारा एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, डी ए वेक्टर, जिसे मैं वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा, क्योंकि इसकी क्या है, डायरेक्शन है। तो देखो ये लाइन ऐसे तिरछी नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल देकर दिखाया, ये क्या है, इस पे एक परपेंडिकुलर है, बस ये हमारा जो सरफेस है ये ऐसे घूमा हुआ है, ठीक है। वो ठीक है, इसी के अलावा हमारा क्या है, एक यूनिट वेक्टर है एन कैप। एन कैप भी क्या होता है, यूनिट वेक्टर है, कि जिसका काम क्या होता है, केवल डायरेक्शन बताना होता है, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करना होता है, और कुछ नहीं, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है। अब देखो, अब इस +q चार्ज के कारण, देखो जो हमारा +q चार्ज है, इसके कारण जो पॉइंट P पे, ठीक है, पॉइंट P पे क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी, जो क्या होगी, OP के एलोंग होगी। मैंने क्या कहा था, जो OP के एलोंग होगी, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो क्या है, हमारे OP के एलोंग है, ना कि इधर ना इधर, ठीक है, OP के एलोंग। और जो हमारा स्मॉल एरिया एलिमेंट है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच में जो एंगल है वो क्या है, हमारा थीटा। इसके बीच में एंगल क्या है, हमारा थीटा एंगल है। देखो मैं इसे यहाँ ऐसे कर रहा, ऐसे मिला रहा, ठीक है, लाइन को ऐसे, अगर मैं क्या कर दूँ, स्मॉल एरिया एलिमेंट से मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। तो देखो इस, ठीक है, जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है, इसके कारण इस चार्ज का जो हमारा एंगल बन रहा, जो सॉलिड एंगल बन रहा, वो कितना है, हमारा डी ओमेगा, इतना है। अब देखो इस स्मॉल एरिया एलिमेंट के कारण हमारा, ठीक है, जो फ्लक्स पासिस थ्रो होगा, ठीक है, इस +q चार्ज के कारण स्मॉल एरिया एलिमेंट में जो हमारा फ्लक्स पासिस थ्रो होगा वो कितना होगा, फ्लक्स भी स्मॉल पासिस थ्रो होगा, क्योंकि स्मॉल एरिया एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम। तो देखो जो हमारा फ्लक्स पासिस थ्रो होगा डी फाई, वो किसके इक्वल होगा, वेक्टर E डॉट डी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो हमारा, ठीक है, स्मॉल एरिया एलिमेंट है उसके स्केलर प्रोडक्ट के, ठीक है, इक्वल होगा। मैंने कल भी आपको ये बात डिस्कस करी थी कि क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है इसके स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू होगा। अब देखो अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट को अगर मैं क्या करूँ, ओपन करूँ,
तो देखो डी फाई ई किसके इक्वल होगा हमारा, ई डी ए कोस थीटा। थीटा मैंने बताया किसके बीच का एंगल है, स्मॉल एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है हमारा कोस थीटा। ये आपको बात जो है बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए। अब देखो किसी पॉइंट चार्ज के कारण, किसी पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वह कितनी होगी, 1/4πε0 क्यू अपॉन के आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा किसी पॉइंट चार्ज के कारण हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी, जो फॉर्मूला है जो कहाँ से आया, चैप्टर नंबर 1 से हमारा ये फॉर्मूला रिलेट कर रहा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं क्या करता हूँ, लिंक करके जो है चीजों को पढ़ाता हूँ। तो आपको क्या करना, कंटिन्यू जो मैं चैप्टर करा रहा हूँ उन्हें क्या करना, एक बार पिछले जो चैप्टर है उनका रिवीजन करना। तो देखो जो फॉर्मूला हमारा यहाँ का यूज हुआ तो कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो आपके जो है ये डिफिकल्ट लगेगी। इसलिए अगर आपको जो है अपनी चीजें इजी बनानी तो आपको क्या करना, पिछली चीजें रिवीजन कंटिन्यू करते चलना, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला बताया। अगर मैं इस फॉर्मूले की वैल्यू यहाँ पुट करना, डी फाई ई, किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 1/4πε0 क्यू अपॉन के आर स्क्वायर डी ए कोस थीटा। यो हमारा, अब देखो यू क्या है हमारा, डी ए कोस थीटा। अब डी फाई ई इज इक्वल टू कितना है, क्यू अपॉन के 4πε0 डी ए कोस थीटा अपॉन के आर स्क्वायर। अब देखो यू क्या है हमारा, ये सॉलिड एंगल ही तो है, बट जो डी ए कोस थीटा अपॉन के आर स्क्वायर है, क्या है, स्मॉल एरिया एलिमेंट के कारण हमारा पॉइंट ओ पे जो सॉलिड एंगल है डी ओमेगा, यही तो है। ये देखो चैप्टर में, ठीक है, इसी चैप्टर में मैंने, ठीक है, दूसरा टॉपिक था हमारा सॉलिड एंगल। तो तब मैंने बताया था फॉर्मूला कि हमारा जो देखो डी ओमेगा होता है किसके इक्वल होता है, हमारा डी ए अपॉन के आर स्क्वायर, और थीटा उनके बीच का एंगल होता है। तो देखो यहाँ क्या है हमारा कोस थीटा, ये क्या है हमारा कोस थीटा, ये हमारा कोस थीटा है। एक मिनट भाई, मैं के जो रफ करके अच्छी तरह से क्लियर लिख रहा, कितना होगा हमारा डी ए कोस थीटा अपॉन के आर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या है, सॉलिड एंगल है स्मॉल एरिया एलिमेंट के कारण हमारा पॉइंट ओ है। अब मैं क्या कर रहा है, इसकी जगह ये चीज क्या कर रहा, पुट कर रहा है इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, पुट डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कोस थीटा अपॉन के आर स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं क्या कर रहा है, इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा, तो ठीक है। तो देखो हमारा जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा हमारा, क्यू अपॉन के 4πε0 डी ओमेगा। तो देखो जो स्टूडेंट, ये तो हमारा क्या स्मॉल एरिया एलिमेंट के कारण हमारा फ्लक्स आया। अगर मैं पूरे सरफेस के कारण फ्लक्स देखो, तो मैंने बताया था चीजों को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो हम अगर इसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन ही होता है, यानी कि समाकलन का साइन होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, मतलब बहुत सारे अगर मैं ऐसे स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लूँ तो हमारा देखो पूरा सरफेस हमारा कवर हो जाएगा। तो पूरे सरफेस के कारण अगर मैं फ्लक्स देखो तो कितना हो जाएगा हमारा, फाई ई इज इक्वल टू, देखो क्यू अपॉन के 4πε0 क्या है हमारा, क्यू अपॉन के 4πε0 तो हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 4πε0 बचा कितना हमारा डी ओमेगा। अब देखो तो हमारा जो फाई ई आया वो कितना है हमारा, क्यू अपॉन के 4πε0 डी ओमेगा। तो देखो डी ओमेगा क्या है हमारा, सॉलिड एंगल है, यानी कि पूरे सरफेस के कारण हमारा कितना सॉलिड एंगल होगा, पॉइंट हो गए। तो मैंने कल आपको जब मैं चैप्टर नंबर 2 ही पढ़ा रहा था तो मैंने सॉलिड एंगल पढ़ा था, तो एक बात बताई थी कि अगर हमारा कोई क्लोज सरफेस है तो उसके पूरे के कारण अगर हमारा कोई उसके अंदर चार्ज है तो उस पर जो हमारा सॉलिड एंगल होता है, तो उसका मैंने देखो यहाँ अगर मैं क्या कर रहा है नोट करके लिख रहा, वो कितना होता है हमारा 4π होता है। ये चीजें मैंने आपको कल बताई थी। तो देखो कौन सी चीज कहाँ से आ रही है हमें पता नहीं लग रहा, तो आपको सारी चीज रिलेट करके पढ़ना और रिवीजन कंटिन्यू करना, ठीक है। तो ये कितना होगा हमारा डी ओमेगा। तो हमारा देखो जो फाई ई आ रहा है वो कितना है हमारा, क्यू अपॉन के 4πε0 मल्टीप्लाई 4π। अब देखो 4π से 4π कैंसिल आउट होगा, तो देखो जो हमारा फाई ई आया वो कितना आया, क्यू अपॉन के ε0 कितना आया हमारा, क्यू अपॉन के, गाइस आपको दिख रहा होगा मैं एक काम कर रहा इस फॉर्मूले को जो हमारा आया वो यहाँ लिख रहा, फाई इज इक्वल टू आया हमारा 1 अपॉन के ε0 मल्टीप्लाई क्यू, या क्यू अपॉन के ε0 ए की बात है। तो देखो हमारा मैंने क्या कर दिया, गॉस थ्योरम जो हमारी थी, ठीक है, जो हमारी गॉस थ्योरम थी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी, 3 नंबर में बोर्ड में मैक्सिमम यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको करनी है। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, क्यू अपॉन के ε0 आ गया।
ये थ्योरम बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, मैंने फिर एक बार फिर से कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसे जरूर जरूर लर्न करना, ठीक है। तो हमारा देखो जो नेट फ्लक्स आया पूरे सरफेस का, जो हमारा नेट फ्लक्स पासिस थ्रू होगा वो कितना होगा, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। मतलब देखो अब जो एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट है हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने पहले चैप्टर में आपको यह बातें पढ़ाई थी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो वो कितनी होगी हमारी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखो आपको चीजें लर्न होनी चाहिए, ठीक है। बार बार पिछले चीजें हमारी देखो यहाँ पर आ रही है कंटिन्यू। तो देखो आपने ये जो है एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें कुछ चीजें रह गई, मैं थोड़ी बहुत वे बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वे भी 1-2 मार्क में जरूर पूछे जाती है एमसीक्यू में या वेरी शॉर्ट में। आप इसे नोट कर लो, मैं इसे रफ कर रहा फिर। तो देखो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। देखो मैं स्ट्रक्चर रफ नहीं कर रहा ताकि आपको क्या है समझने में थोड़ी हेल्प हो जाए, इसलिए मैं स्ट्रक्चर को रफ नहीं कर रहा, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा। तो देखो मैं यहाँ फॉर्मूला जो हमारा, ठीक है, जो हमारा डेरिवेशन आया, लास्ट डेरिवेशन आया वो कितना है हमारा। तो देखो हमारा जो फ्लक्स पासिस थ्रू है वो कितना है हमारा, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ये आपको पता लग गया। अब देखो अगर हमारे पास क्या हो, मल्टीपल चार्ज हो, ये हमारा सरफेस है, ये तो हमारा एक चार्ज है, तब हमारा ये इतना है। अगर इसमें बहुत सारे चार्ज हो, देखो ये हमारा सरफेस है, इसमें बहुत सारे चार्ज हो, +Q1 -Q1 +Q2 -Q2 +Q3, ऐसे अगर इसमें बहुत सारे चार्ज हो तब हमारा फ्लक्स पे क्या पड़ा, इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो इस बारे में कंडीशन है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको, 1 नंबर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो अगर हमारा ये चार्ज है, तो इन चार्ज का अगर मैं एल्जेब्रिक सम कर दूं, तो उस एल्जेब्रिक सम का, ठीक है, एल्जेब्रिक सम कर दूं चार्ज का, तो उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हमारा क्या होगा, फ्लक्स पासिस होगा। यानी कि जो हमारा फाई ई होगा वो पता क्या होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। मतलब इनका सब का मैं अगर एल्जेब्रिक सम कर दूं, मतलब क्या होगा, एल्जेब्रिक सम का मतलब है हमारा +Q1, ठीक है, -Q1 +Q2 -Q2 +Q3। तो इनका अगर मैं एल्जेब्रिक सम कर दूं तो देखो जो हमारा नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज पता कितना होगा हमारा। देखो +Q1 से -Q1 कैंसिल आउट हुआ, +Q2 से -Q2 कैंसिल आउट हुआ, तो बचा कितना हमारा, Q3 बचा। तो जो हमारा नेट चार्ज बचा वो कितना बचा, Q3 बचा। तो Q3 के कारण ही हमारा फ्लक्स जो है पासिस थ्रू होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में क्या पूछ सके, मैं अब बता रहा हूँ, आप जो है रिलेट कर पाओगे चीजों को। देखो अब वो आपसे कहेगा कि हमारे पास, देखो वो क्या होगा, आपसे कहेगा कि क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि क्वेश्चन है कि इफ द चार्ज प्लस के Q1 यही है, माइनस के Q1 प्लस के Q2 और माइनस के Q2, ठीक है, और इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस then the net flux passes through the surface मतलब देखो स्टूडेंट ये क्या करा, बड़ा इंपॉर्टेंट 1 नंबर का मुझे है क्वेश्चन है। ये क्या है, कह रहा है अगर हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है ऐसे ही, और उसके अंदर यही, देखो पिछला ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपसे बता रहा बस कि हमारे पास इसमें चार्ज है +Q1 -Q1 +Q2 -Q2, तो इसका हमारा कितना फ्लक्स पासिस होगा। तो मैंने अभी बताया कि हम चार्ज का क्या करते हैं, एल्जेब्रिक सम करते हैं। अगर मैं इनका एल्जेब्रिक सम करूँ देखो, तो वो कितना होगा, +Q1 -Q1 +Q2 -Q2। अब देखो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा कितना बचा, नेट चार्ज तो हमारा 0 बचा। नेट चार्ज कितना बचा हमारा, 0 बचा। अब देखो अगर मैं इस, ठीक है, यहाँ इक्वेशन में पुट करूँ तो हमारा ये जो 0 है अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा जो फ्लक्स पासिस थ्रू होगा, देखो जो हमारा फ्लक्स भी 0 आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर में 0 होती है तो हमारा फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। तो देखो इससे आपको एक बात पता लगी होगी, अगर हमारे, देखो अगर हमारे चार्ज क्या है, देखो सेम है, और बस उनका क्या है नेचर अगर हम चेंज कर दें, तो हमारा जो फ्लक्स जो होता है, जो अगर हमारा फ्लक्स होता है पासिस थ्रू, इसका कितना फ्लक्स होगा, 0 पासिस थ्रू होगा। अब इससे एक और क्वेश्चन में रिलेट करता हूँ। ये तो वो चार्ज दे दिया हमने, चार्ज की फॉर्म में वो दे दिया। अब वो कैसा है कि अगर इसके अंदर मैं डाइपोल रख दूं तब क्या होगा। आप इस जो है इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं रफ कर रहा हूं। अब देखो वो क्या कह सके आपको,
अब देखो स्टूडेंट वो कह सके कि ये हमारा सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है। देखो अगर मैं इसके अंदर क्या रख दूँ, एक डाइपोल रख दूँ, डाइपोल रख दूँ, तो डाइपोल तो मैंने पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, ठीक है। जो दो चार्ज माइनस के क्यू और प्लस के क्यू चार्ज, यानी कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज से क्या होता है, बनता है, ठीक है। जो जो चार्ज होते हैं स्मॉल डिस्टेंस की दूरी पर होते हैं, ठीक है। अगर हमारा एक डाइपोल है इसके अंदर रखा तो उससे कितना फ्लक्स पासिस होगा। अब देखो अगर मैं इसका नेट चार्ज देखो अलजेब्रिक सम करूँ तो वो तब भी जीरो आएगा, तो तब भी हमारा फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। यह बात इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारा एक क्लोज्ड सरफेस है और उसमें हमारा एक ऐसे डाइपोल रखा, तो इस डाइपोल पे इधर माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ये हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है। तो इससे जो हमारा फ्लक्स पासिस थ्रू होगा वो कितना होगा, जीरो, क्योंकि इनका अलजेब्रिक सम जीरो है। नोट कर लियो इस बात को। अब गॉस थ्योरम हमारी पूरी तरह से कंप्लीट हुई। अब देखो आपने एक टर्म पढ़ी होगी इसमें, जो हम सरफेस खींच रहे, ये एक इमेजिनरी सरफेस है। मैंने पहले भी बताया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि हमारा क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस है। अगर मैं देखो इमेजिनरी सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस कहते हैं इसे। इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, और हमारा जो गॉस थ्योरम का जो, ठीक है, कंसेप्ट था वो आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमेशा देखो रफ कर रहा पूरे को ही, ठीक है। देखो हमारा जो होता है, अब आता है गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉसियन सरफेस, सॉरी गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस, तो देखो गॉसियन सरफेस की अगर मैं बात करूँ भाई, तो गॉसियन सरफेस क्या होता है, इमेजिनरी सरफेस होता है। मतलब क्या होता है, ऐसे एक काल्पनिक सरफेस होता है, ऐसे एक काल्पनिक सरफेस होता है, लेकिन कंडीशन एक है इसकी। क्या कंडीशन है इसकी, कंडीशन एक है। इसकी कंडीशन है कि जो हमारा सरफेस होना चाहिए, जो हमारा, ठीक है, जो सरफेस होना चाहिए वो क्लोज्ड होना चाहिए। क्या है, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। यह इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा सरफेस है वो क्लोज्ड होना चाहिए। यह बात आप जो है पल्ले बांध लियो, ठीक है, पल्ला बांध लियो कि हमारा सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। अब देखो ये तो पता लग गया कि हमारा इमेजिनरी सरफेस होता है और एक क्या होता है, हमारा क्लोज्ड सरफेस होता है। क्या होता है हमारा, एक इमेजिनरी एंड एक क्लोज्ड सरफेस होता है। क्या होता है, इमेजिनरी एंड क्लोज्ड सरफेस होता है। अगर मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, दो तीन मैं उसके बारे में बता रहा क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी अगर मैं इसकी बताऊं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज, देखो क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बारे में मैं डिस्कस कर रहा कि क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो देखो पहली प्रॉपर्टीज क्या है, पहली प्रॉपर्टीज जो मैंने है लिख दी कि हमारा सरफेस क्या होना चाहिए, हमारा सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। हमारा सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। जब देखो हम इस सरफेस को ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ठीक है। अब देखो इसमें जो इसके अंदर जो चार्ज होंगे, कुछ चार्ज यहाँ हो गए और कुछ चार्ज इसके बाहर हो गए और कुछ इस पे ही हो गए ऐसे। तो देखो हमें इस प्रकार ड्रॉ करना है ताकि हमारे जो चार्ज है इनके बीच में क्या कर सके, एक डिफरेंस क्रिएट कर सके, ठीक है। एक क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए और जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो क्या है, हमारा जो चार्ज है अंदर बाहर और इस सरफेस पर जो, ठीक है, जो हमारे चार्ज है उनके बारे में हमें एक डिफरेंस बताता हो। पहली प्रॉपर्टी तो यह है इसकी। दूसरी प्रॉपर्टी है जो सरफेस होना चाहिए, ठीक है, जो हमारा सरफेस है। देखो अगर जो हमारा सरफेस है, ठीक है, जो हमारा देखो ये कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू और ये हमारा कोई पॉइंट पी है, और इसके कारण अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पर निकालनी है, तो अगर हम क्या करें कि इमेजिनरी सरफेस ऐसे ड्रॉ करें, तो जो सरफेस है जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी उससे पास इस तरह होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें, ठीक है, निकालनी, उस पर हमारा क्या होना चाहिए, उसका पास इस तरह होना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए, सरफेस पासिस थ्रू द पॉइंट वेयर फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब देखो इस गॉसियन सरफेस का ऐसे तो है नहीं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज करें, हम इसका ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड में भी हम इसका यूज कर सके, मैग्नेटिक फील्ड में भी हम इसका यूज कर सके और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ, फील्ड लिखा, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल, कोई सा भी फील्ड हो सकता है। और ठीक है, ये इसके बारे में मैंने क्या लिखवा दी, कुछ प्रॉपर्टी लिखवा दी। तो यही क्या था हमारा स्टूडेंट, गॉसियन सरफेस था, यानी कि काल्पनिक पृष्ठ। हिंदी में से क्या कहते हैं,
काल्पनिक पृष्ठ यानी कि गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं समाप्त होता है। आज मैंने क्या बताया आपको, गॉसियन सरफेस बताया और गॉस थ्योरम, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, गॉस थ्योरम बताई मैंने। तो आपको क्या होना चाहिए, इनके बारे में प्रॉपर आपको जो है पता होना चाहिए। तो हमारा जो चैनल है वो है टोटल स्टूडियो। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था मैं 12th की फिजिक्स, मैं क्या करा रहा, मैं 12th की फिजिक्स आपको बड़े ही अच्छी तरीके से करा दूंगा। बस आपको क्या करना, मेरे साथ रेगुलर बने रहना और आपको वीडियो कंटिन्यू देखनी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ठीक है, बस एक रिक्वेस्ट है कि आपको कंटिन्यू वीडियो देखनी और रेगुलर प्रैक्टिस करनी ताकि, ठीक है, तभी आपकी जो है जो फिजिक्स है, एक मेजर पोर्शन है फिजिक्स भी 12th, ठीक है, 12th क्लास में, तो आपको ये क्या हो जाएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्शन बन जाएगी। तो आपको रेगुलर वीडियो देखनी और रेगुलर ही प्रैक्टिस करनी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।